गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रीजंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपका छोड़ दिया था कि हमने स्टार्टिंग आप इस पॉइंट को फर्स्ट इंट्रोडक्शन से आप कनेक्ट करिए। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब राजा ने अपना पद संभाला था, जब राजा आया था अपने पद पे, तो उस समय उसको वहाँ का खजाना खाली मिला था। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि हम इसको आगे क्लियर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ की जो ट्रेजरी है किसी ने आकर लूट ली या लूट कर सारा ले गए, ऐसा तो था नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे। तो वो रीजंस क्या थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखना कि एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी की क्या रीज़न थे वहाँ का खजाना खाली होने के। तो आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, आप अच्छे से पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द रिसोर्सेज मेंटेनिंग ऑन extravagant court of the immense palace of वर्सरीज। ठीक है, वैसे इसको हम वर्सरीज भी बोलते हैं, कहीं इसको वर्साइज बोलते हैं, बट इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हम देखें तो वर्सरीज है। और यह एक जगह का नाम है, ये एक पैलेस है। क्या है, एक ये पैलेस है। ठीक है, महल है। समझ गए मेरी बात आप। और आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखकर चलिए कि अगर एक राजा है, राजा का महल है, ठीक है ना, तो उसकी जो देख रेख है, उसकी जो उसको संभालना है, उस पर जो खर्चा करना है, उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, फंड चाहिए होगा। ठीक है, तो वह फंड भी तो राजा कहीं ना कहीं से लाएगा। ठीक है, वो फंड अगर राजा पूरा उसको मेंटेन करने में लगाएगा तो ऑफकोर्स वहाँ का खजाना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे व्हाइट हाउस है, ठीक है ना, जहाँ राष्ट्रपति रहता है ना, वो है। अब वहाँ पर अगर राष्ट्रपति रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए कि साहब आप भी वहाँ पर जाकर रह सकते हो, ठीक है, तो क्या आप वहाँ पर जाकर रहोगे? तो बस रहने से ही मतलब थोड़ी होता है। अब इतना बड़ा अगर बड़ा हाउस है जहाँ पर कम से कम 40-50 रूम्स हैं, बड़ा कम से कम वहाँ पे 10 से 15 गार्डन्स हैं, और वहाँ पर हर चीज़, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सर्वेंट चाहिए होंगे, गार्डन को मेंटेन करने के लिए गार्डनर चाहिए होगा। ठीक है, और उस पूरे व्हाइट हाउस को सेफ रखने के लिए आर्मी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सारे अगर वहाँ पर खर्चे होंगे तो ऑफकोर्स वहाँ का खजाना तो खाली होगा। तो अब ये जो वर्सरीज पैलेस है, यहाँ पर जो राजा रह रहा है वो क्या कर रहा है कि उसको मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के लिए वो वहाँ पर लेबर भी रखेगा, वर्कर्स रखेगा, अलग अलग फील्ड के वर्कर्स रखेगा, जो कोई सफाई का काम करेगा, कोई गार्डन की देखभाल करेगा, ठीक है, कोई वहाँ की सिक्योरिटी संभालेगा। तो उन सबको क्या होगा, राजा वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उसको भी तनख्वाह तो देनी है, पेमेंट तो करना ही है। तो वह सब राजा कहाँ से करता है, उसी खजाने में से करता है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बार हम एक पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये ब्रिटेन है, ठीक है, और ये फ्रांस है। अब फ्रांस और ये है यूएस है। ठीक है, अब जो ये ब्रिटेन है ना और ये फ्रांस, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी मतलब दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। इनके अंदर हमेशा क्या रहता है, युद्ध चलता रहता है। यहाँ पे हमने पॉइंट करा ना, देखो, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। इनके लंबे समय से इन दोनों के अंदर क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अब युद्ध लड़ने के लिए क्या होगा, जो यूएसए है ना, वो यूएसए भी क्या है, ब्रिटेन का एंटी है। ठीक है, अब देखिए, ये इसका एंटी है, फ्रांस ब्रिटेन का एंटी है। अगर ये दोनों एक होंगे, ठीक है ना, आपको पता है ना कि दुश्मन कौन है, ब्रिटेन, किसके, फ्रांस के और यूएसए के। तो अगर ये दुश्मन है तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे, फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे, दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें देंगे वॉर करने के लिए। अब लड़ाई करनी है तो लड़ाई कोई ऐसे तो है नहीं कि जाकर खड़े हो गए लड़ाई हो गई। लड़ाई के लिए हथियार चाहिए होते हैं, और हथियार खरीदने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ राजा ये थोड़ी कि हथियार उसे फ्री में मिलेंगे। अगर वो बना भी रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, वो किसी से खरीद भी रहा है, तो वो क्या करेगा, पैसे देकर उसे खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि
ये अगर सारी चीज़ें हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा एंटी रहते थे, दोनों के बीच में लगातार युद्ध चलता रहता था, किसी ना किसी रीजन से दोनों में युद्ध होते रहते थे। तो ये शत्रु, अब ये यूएसए जो था, यूएसए को लगा कि भाई ब्रिटेन तो हमारा भी दुश्मन है, तो हमें किससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, फ्रांस से। अब अगर दो कंट्री मिलकर एक कंट्री पर वॉर करेंगे तो क्या होगा, वो कंट्री क्या हो जाएगी, गुलाम होगी। किसकी गुलाम होगी, गुलाम होगी फ्रांस की। ब्रिटेन क्या होगा, इनका तो गुलाम होना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है। अब फ्रांस क्या करता था, यहाँ यूएसए को मदद देता था, ठीक है, कब लोन देता था हथियार खरीदने के लिए, यूएसए जो था वो फ्रांस को देता था। तो अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो, आप किसी से कर्जा ले रहे हो, तो वो आपको फ्री में तो देगा नहीं, उस पर क्या लगाएगा, वो इंटरेस्ट भी लगाएगा, ठीक है ना, ब्याज लगाएगा। तो इंटरेस्ट जो होता है वो भी इंटरेस्ट भी कैसा, हाई इंटरेस्ट, ठीक है। तो यह कनेक्टेड है एक दूसरे से कि ये एक कारण था, ठीक है। पहला कारण तो क्या था, फर्स्ट कारण तो ये था कि वहाँ का जो पैलेस था, वर्साइस पैलेस जो था, वो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता, खर्चा करना पड़ता था, और वह सारा खर्चा कहाँ से जाता था, राजा का जो खजाना था उसी में से उसको खर्च किया जाता था। फिर दो कंट्री के बीच में लगातार से क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो वॉर में भी बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है, बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, राजा का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगता है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब अमेरिकन क्या है, वॉर टू इंडिपेंडेंस, अमेरिका स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, ब्रिटेन पर वॉर कर रहा है। अब अमेरिका स्वतंत्र, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है ना पावरफुल कंट्री है, तो अमेरिका स्वतंत्र है, और दोनों जो एनिमी है उसके, ब्रिटेन, फ्रांस के और यूएसए के दोनों के एनिमी कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। तो दोनों के जो कॉमन एनिमी है वो है ब्रिटेन। तो यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस तो क्या हो गए, एक हो गए, और ब्रिटेन उनका क्या बन गया, दोनों का कॉमन शत्रु बन गया, ठीक है। अब आता है हाई टैक्स ऑन लोन्स। अब यहाँ पर देखिए, इसको इससे कनेक्ट करिए कि अगर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसके शत्रु बन रहे हैं, तो लड़ाई भी लड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद तो करेंगे। तो फ्रांस क्या करेगा, उसको लोन देगा, ठीक है। और अगर फ्रांस के पास लोन खत्म हो जाए, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वो यूएसए से ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2 बिलियन लिबरल्स डिबेट। अब यहाँ पर 2 बिलियन लिबरल्स दिए हैं, किसने, कर्जा हो गया है किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। 2 बिलियन लिबरल्स का कर्जा हो गया है किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। किससे लिया हुआ, यूएसए से लिया हुआ। किससे लिया है ये, यूएसए से, क्लियर। अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई, पैसे भी ले लिए, कर्जा भी हो गया। अब कर्जा तो दे दिया, अब यूएसए को ये तो है नहीं है कि पैसे देके भूल जाएगा। यूएस क्या करेगा, उस पैसे को लेने के लिए उस पर ब्याज लगाएगा, भाई जब तक आप हमारा पैसा नहीं चुकाते हो, अब आप हमारा उस पर इंटरेस्ट भरो। तो हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस। अब अमेरिका ने हाई टैक्स लगा दिया, और जो जितना भी लोन फ्रांस ने लिया था उस लोन के ऊपर, ठीक है, उस पर हाई टैक्स लगा दिया। और लार्ज अमाउंट वाज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो जा रहा था वो सिर्फ टैक्सेस पे करने में ही जा रहा था। किसका, लोन का। किसका जा रहा था, लोन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब अगर सारा पैसा टैक्सेस पे करने में ही चला जाएगा तो ऑफकोर्स वहाँ का खजाना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से ये गतिविधियाँ चलती रहेगी, ये एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, तो ये एक्टिविटीज़ के कारण धीरे धीरे जब वहाँ का खजाना खाली होगा तो जो भी वहाँ नया राजा आएगा, उसका बेटा आएगा, तो क्या होगा, वहाँ का खजाना तो ऑफकोर्स उसको खाली ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, यूएसए वगैरह जो था ना, यूएस ने क्या कर लिया था, फ्रांस, आपने सुना होगा ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
फ्रांस में थी, लेकिन ये भी फ्रांस ने क्या कर दी थी उस समय अमेरिका से अपनी दोस्ती निभाने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए उन्होंने वो भी उसको गिफ्ट कर दी थी। तो ये जो इनको मिली हुई है गिफ्ट में वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सपेंसेस। अब रेगुलर एक्सपेंसेस कि यहाँ एक तो स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस, लार्ज अमाउंट जो है वो टैक्सेस में जा रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि ये तो है नहीं कि आज पूरा देश है तो सिर्फ देश में टैक्स ही पे करना है और कोई काम नहीं है, बहुत सारे काम है। रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं जो नियमित रूप से खर्चा जो होता है वहाँ का जो वो लेना पड़ता है। अब जैसे आर्मी है तो आर्मी है, आपने सिक्योरिटी के लिए अगर आर्मी रखी है तो आर्मी फ्री में तो काम नहीं करेगी, माना सब में देशभक्ति की भावना होती है, सब अपने देश के प्रति भक्ति रखते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना आत्मसमर्पण करते हैं। बट आर्मी भी क्या होगी, अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसे तो लेगी, तनख्वाह तो लेगी। तो यहाँ पर आर्मी को पेमेंट करना, कोर्ट है जो न्याय करने का काम कर रहा है, वहाँ पर जो जजेस वगैरह बैठे हैं वो भी क्या करेंगे, सैलरी बेसिस पर काम करेंगे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं वो भी सब सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। यूनिवर्सिटी जो चल रही हैं गवर्नमेंट की वो भी सैलरी बेसिस पे चल रही है। तो एक तो टैक्सेस पे हो रहा है, इंटरेस्ट भर रहे हैं, इंटरेस्ट भी भर रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, और ऊपर से जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर भी खर्चा किया जा रहा है। और ये सारा खर्चा किसके ऊपर है, ये सारा खर्चा किसके ऊपर है, राजा के ऊपर। ये सारा खर्चा किसको करना है, राजा को करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मोनार्की सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉइंट में यहाँ पर क्लियर हो रही है कि इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ था, राजा का खजाना खाली होना शुरू हो गया था। ऊपर से राजा के ऊपर कर्जा भी चढ़ गया, कितने बिलियंस का, 2 बिलियंस लिवरेज का। वहाँ की ये करेंसी है, ध्यान रखना, फ्रांस की। ठीक है, लिवरेज वहाँ की क्या है, करेंसी है। आपकी बुक में लास्ट में जब आपने टेथेस और टेल पढ़ा था ना ऊपर, उसमें वहाँ दे रखी है उसकी करेंसी लिवरेज की, है ना। फिर आता है टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। अब ये सारा एक्सपेंसिव तो हो रहा है, ये सारा टैक्स, ये सारे लोन भी चुकाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट भी भरा जा रहा है, और जो रेगुलर सर्विसेज हैं उनको पेमेंट भी किया जा रहा है, सब कुछ फॉर्मेशन चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, राजा को लग रहा है कि भाई अगर इस तरह से पैसा सिर्फ जाता ही रहेगा तो एक खजाना तो खाली होगा, तो वापस उसे भरना भी तो है। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट है, आज अगर वह गवर्नमेंट सर्वेंट को पेमेंट कर रही है तो वो ले भी तो किससे ही रही है, वो ले भी हमसे ही रही है ना, टैक्स से। जो भी हमारा टैक्स बनता है साल का, वो टैक्स हर व्यक्ति भरता है। ठीक है, तो वो टैक्स जो हम दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, और वही गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी टैक्सेस से वो हमें हमारा खर्चा दे रही है, हम तो पेमेंट वगैरह करती है। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन इसी तरह से चलता है। ठीक है ना, एक आदमी अकेला पूरे देश का भार नहीं उठा सकता है, राजा और प्रजा दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस चीज़ को रोटेट करके चलते हैं। क्लियर। अब राजा ने क्या कर दिया है कि अब राजा भी यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि राजा का दिमाग भी इतना नहीं है कि भाई अगर मैं टैक्सेस लूँगा तो मैं सबसे बराबर लूँ ना, सबसे अगर वो बराबर टैक्सेस लेगा तो क्या होगा, खजाना भी फिल हो जाएगा और वहाँ की जो पब्लिक है वो भी राजा से हैप्पी रहेगी। ठीक है, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं सोचा, राजा ने क्या कर दिया, सिर्फ थर्ड स्टेट से ही टैक्स वसूल करना शुरू करा। किससे लिया, सिर्फ थर्ड स्टेट से ही टैक्स लेना शुरू करा। तो वो तो थर्ड स्टेट तो वैसे ही पुअर था, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी उनसे भी उनको टैक्स लेना चाहिए था, बट राजा ने ऐसा नहीं किया। ये उसका सबसे बड़ा कारण बना कि अगर वह उस समय ये इक्वलिटी रखता तो शायद हो सकता था फ्रांस के अंदर क्रांति नहीं होती। लेकिन यही एक पॉइंट है जिसके कारण से वहाँ की जनता राजा से नाराज थी, राजा से खुश नहीं थी। किंग वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्स। अब टैक्स तो वो ले रहा है, थर्ड स्टेट के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है, बट अब राजा कह रहा है कि भाई मुझे तो जल्दी से इस खजाने को भरना है। भाई खजाना, पैसा तो जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स लेता हूँ, जितना अगर लिमिट है उतना लूँगा, तो इससे तो मेरा खजाना नहीं भरेगा। तो राजा क्या कर रहा है, यहाँ पर टैक्स इंक्रीज करने के लिए फोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, टैक्स इंक्रीज करने के लिए फोर्स कर रहा है कि अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो खजाने को फिल किया जा सकता है। तो यह कारण रहे हैं किसके, खजाना खाली होने के। ठीक है ना, ध्यान रखना,
खजाना खाली होने के ये कारण है। और उन कारणों के पीछे फिर राजा ने जो ये पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी भी जो थी वो राजा के अगेंस्ट हो गई। नेचुरल है, राजा की सोच गलत नहीं है कि अगर आज मैं खर्चा कर रहा हूँ पब्लिक के ऊपर तो मैं पब्लिक से ही वो चीज़ लूँगा, लेकिन उसने वहाँ इक्वलिटी ना दिखाकर वहाँ पर सिर्फ एक पार्ट के ऊपर पूरे टैक्सेस का भार डाल दिया, तो वह वहाँ के लिए इक्वल नहीं था। इस कारण से वहाँ पर क्रांति भी हुई और राजा का खजाना जो खाली हुआ था वो इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तो वैसे ही इसमें सब पुअर थे, जितनी इनके पास था उतना टैक्सेस ये पे कर पाए, जितना इनके पास नहीं था तो ये नहीं कर पाए। तो जब वो टैक्स पे ही नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ का खजाना कैसे फिल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस यही कारण रहे थे कि रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बेटा समझना है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, आएगा। और इसके ये पॉइंट्स है, आप बुक में देखिएगा, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है और ये रीज़न आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, ठीक है। तो द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव के बारे में हम कल के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। जहाँ तक है एक एक टॉपिक क्लियर हो गया है अपना, और अभी भी अगर आज भी आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट के अंदर डाल सकते हैं ऐप में और आपकी हर चीज़ क्लियर की जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आपके मन में शंका हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप बेझिझक आप डाउट में डाल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अभी भी अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग आई होप सबने वैसे बुक खरीद ली होगी, बुक में आप एक एक लाइन को भी अंडरलाइन कर रहे होंगे, और आज के जो ये पॉइंट्स हैं इनको भी आप बुक में अंडरलाइन करेंगे और उन्हें हाईलाइट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको पता रहे कि इस पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं। ओके, थैंक यू।